अच्छा भाई, इस 3 नंबर के लिए क्या नोट लिखोगे? वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा, ये तो हमने देख लिया। राइट अ नोट ऑन फॉरेन सोर्स इनकम, इसमें क्या क्या बातें लिखोगे? देखो, असल जो मसला स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं ना, अब वो कर रहे हैं ड्राफ्टिंग का। खैर, ये तो बहुत ही आसान सा कोई सवाल है, लेकिन अब CFAP 5 का जो पेपर बच्चों का रुक रहा है, आवाज आ रही है बेटा? जरा मुझे कंफर्म कीजिएगा, आवाज आ रही है? जरा कंफर्म कीजिए, आवाज आ रही है? गुड। CFAP 5 का जो पेपर बच्चों का रुक रहा है, वो रुक रहा है ड्राफ्टिंग की वजह से। मसले मसाइल हैं ड्राफ्टिंग में। खैर, ये तो बहुत आसान सा एक पार्ट है, लेकिन हमें फोकस करना होगा जब भी हम पास्ट पेपर के किसी क्वेश्चन को ड्राफ्ट करने की ठानेंगे, तो हम ये देखेंगे कि हमारा थॉट प्रोसेस कैसे चलना चाहिए। हमारे पास यूं समझ लो इवेंट्स हमारे जहन में ट्रिगर कैसे होने चाहिए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खैर, ये एक सवाल है। अब इसके अंदर देख रहे हो, ये मिस्टर नायरो पाकिस्तान में आए हैं अंडर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और कितने पीरियड के लिए? एज अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर आया है, और 1 ईयर 3 मंथ्स 21 डेज के लिए आया है। ठीक है, यानी कि शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है। ठीक है, तो अगर इसको कोई बंदा ड्राफ्ट करने लगेगा, अब मैं पूरा ड्राफ्ट नहीं कर रहा, ठीक है, तो इसमें कैसे ड्राफ्ट किया जाएगा? पहले तो आइडेंटिफाई करेगा कि भाई ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है। इसकी इस इंफॉर्मेशन से जब भी आप सवाल रीड करेंगे तो की एस्पेक्ट्स को अंडरलाइन कर लेंगे। क्राइटेरिया ऑफ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, पहले तो आप क्राइटेरिया लिख लेंगे, ठीक है भाई। फिर क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे, अप्लाई द सिनेरियो या यूं कह लो कि अप्लाई द अबव रिक्वायरमेंट्स ऑन द सिनेरियो। ठीक है, मिसाल के तौर पर किसी ने लिख दिया कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, foreign source income of short term resident is exempt if he is present for solely for the purpose of employment and not present for a period exceeding 3 years. ठीक है, provided that the exemption will not apply to the foreign source income brought received in Pakistan and will not be applicable, and this exemption will not be applicable for any business established in Pakistan. सारी बातें लिख दी हमने, ठीक है। ये आपने क्राइटेरिया लिख दिया, as per the provisions in the given scenario, since Mr. Nairo meets all the requirement of a short-term resident, therefore, in the given scenario, since Mr. Nairo has been employed under the terms of employment for a period of less than 3 months, he is a short-term resident. ठीक है भाई, तो ये सारी बातें अप्लाई कर देंगे, ये बात इसके अंदर से फिक्र करना है, ठीक होगी बात। तो क्राइटेरिया शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, अब इसमें पूरा क्राइटेरिया भी लिखना है और इसकी एक्सेप्शंस भी लिखनी है, जाहिर सी बात है, ठीक है। FSI नॉट ब्रॉट रिसीव्ड इन पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा, ये लिख दिया आपने। अच्छा, फिर आपने इस पे अप्लाई कर दिया और इसको शॉर्ट टर्म रेजिडेंट डिक्लेयर कर दिया आपने, ठीक है। अच्छा, फिर जब आपने ये सारी बातें कर दी, तो अब इसके ऊपर भी कमेंट करेंगे आप, उस पे आप उसके बाद आप क्या लिखेंगे कि सैलरी अर्न्ड फ्रॉम पाकिस्तान, ये तो पाकिस्तान सोर्स इनकम है, ये तो क्या होगी, ये तो टैक्सेबल होगी, ठीक है भाई। अच्छा, फिर ये जो है, बिसाइड्स अबव पीटीवी आल्सो पेज $2500 per month in his home country for family subsistence. Mr. Nairo is a US national. ठीक है भाई। अब मिसाल के तौर पर अगर पीटीवी कोई भी रिम्यूनरेशन पे कर रहा है, सर्विसेज मिस्टर नायरो पाकिस्तान में दे रहा है, सर्विसेज पाकिस्तान में दे रहा है, तो वो पाकिस्तान सोर्स इनकम है, चाहे वो कहीं भी मिल रही है उसको, ठीक है। अच्छा, फिर क्या था, देखो ये सारी बातें, सारी जो पीटीवी की इनकम आ रही है वो तो यहीं पे टैक्सेबल है, ठीक है। अच्छा, फिर ये देखो, मिस्टर नायरो आल्सो हैज अदर इनकम इन हिज कंट्री, ठीक है। रेंट फ्रॉम अपार्टमेंट इन न्यूयॉर्क अमाउंटिंग टू $1500 पर एनम, ठीक है। तो फॉरेन सोर्स प्रॉपर्टी इनकम, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, IFP,
ये क्या है, ये इसकी फॉरेन सोर्स इनकम है। आउट ऑफ विच ही रिसीव्ड $300 इन पाकिस्तान ड्यूरिंग द इनकम ईयर एंडिंग, तो ये फॉरेन सोर्स इनकम है। लेकिन उसमें से ये जो $3000 है ये क्या है, ब्रॉट रिसीव्ड इन पाकिस्तान। ठीक है, वैसे एफएसआई एग्जेम्प्ट है, ठीक है, लेकिन ये जो ब्रॉड रिसीव्ड इन पाकिस्तान है इस पर एग्जेम्पशन नॉट एप्लीकेबल है, पता है ना हमें। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी टैक्सेबल इन पाकिस्तान, ये भी लिखोगे सब्जेक्ट टू टैक्स ट्रीटी, और फिर ये भी लिखोगे कि अगर ये डबल टैक्स हो गई तो हम टैक्स क्रेडिट में देखेंगे कि क्या मिलता है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट, इसको फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा। ये सारी बातें इसमें लिखना होंगी हमें, ठीक है। फैक्ट्स ऑफ द सिनेरियो से, फैक्ट्स ऑफ द सिनेरियो से जितनी इंफॉर्मेशन हमें एक्सट्रैक्ट हो रही है और उसको हम जितना अप्लाई कर सकते हैं हम अप्लाई करके उन सारी की सारी बातों को लिखेंगे। क्या ये बातें आसान है? दिस पेपर इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन एंड यू नो कि कैसे हमने फैक्ट्स ऑफ द केस को एक्सट्रैक्ट करके उसको अप्लाई करना है। क्या ये बात समझ आती है? अच्छा भाई, उसके बाद आसान आसान से सवालात हैं, ये आप लोग खुद भी देखेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। इसमें से आपको खुद भी कुछ अटेम्प्ट करने हैं सवालात, ये सारे के सारे आसान सवाल हैं, सीए फाइनल के लेवल के सवालात नहीं है कि मैं सारे सवालात करूं, लेकिन हम कुछ सवालों को फिर भी रीड करेंगे। अच्छा, जो बुक्स आप लोगों ने परचेज करना होंगी, जो बुक्स आप लोगों ने परचेज करना होंगी वो आप लोगों को मालूम है, फाइनेंस एक्ट पास हो चुका है, इंशाल्लाह ताला जैसे ही पब्लिश्ड फॉर्म के अंदर आपके पास सर खालिद पेटीवाला का ऑर्डिनेंस अवेलेबल हो जाएगा तो वो आपने परचेज करना है, ठीक है। वो आपके पास होना चाहिए ऑर्डिनेंस जो आप एग्जाम में कैरी कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास इनकम टैक्स लॉज जो सर खालिद पेटीवाला की बुक है वो भी होनी चाहिए, हम उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस को रेफर कर रहे होंगे, ठीक है। हम उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस को रेफर कर रहे होंगे और उसको सॉल्व भी कर रहे होंगे, कुछ आपको होमवर्क भी दे रहे होंगे, ठीक है। और जो मैं हैंड आउट दूंगा उसके अंदर जो भी पास पेपर के एडिशनल क्वेश्चंस होंगे वो भी हम कवर कर रहे होंगे। क्या ये बात समझ आती है? ठीक है, तो वो बुक भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें से भी काफी सारे सॉल्यूशंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे, सारे के सारे इजी कैप 6 के लेवल के सवाल को डिस्कस करना हमारे लिए वेस्टेज ऑफ टाइम है, ठीक है। लेकिन हम कुछ सवाल को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो जरा, दिसंबर 2010 का। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 3 को खुद अटेम्प्ट करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को खुद अटेम्प्ट करना, होमवर्क है ये आपका। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इन द लाइट ऑफ अबव प्रोविजन ब्रीफली एक्सप्लेन द टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। अच्छा, डिस्कस हम करते हैं, अटेम्प्ट आप इसको घर पे करेंगे, सही है। चलो क्वेश्चन 3 भी रीड कर लो। सीए फाइनल वाले हम करते हैं, सीए इंटर वाले खुद घर पे कर लेना, सही है। आसान आसान से सवाल आते हैं, कोई टेक्निकल नहीं है इसमें ज्यादा। अच्छा, दिसंबर 2002 के क्वेश्चन के बाद अब हम देख रहे हैं, ये डन हो गया। ठीक है, मिस्टर काशिफ वाला सवाल देख रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं इसके अंदर जरा देखो। पहले सवाल की हमेशा रिक्वायरमेंट को रीड किया करो। उसूल क्या होगा सवाल रीड करने का? उसूल क्या होगा बेटा? सवाल की रिक्वायरमेंट को पहले रीड करेंगे। Briefly explain the Pakistan tax implication to Mr. Kashif for tax year 2008 and 2009. अंडरलाइन कर लो, दोनों टैक्स ईयर से रिलेटेड हमको बातें करनी है इसके अंदर। In respect of the following: salary earned while he was present in Pakistan from January 1st 2008 to February 28 2008। उस सैलरी इनकम का क्या जो 1 जनवरी से 28 फेब के बीच में कमाई पाकिस्तान में।
अच्छा, briefly explain Pakistan tax implication if he returns to Pakistan before June 30, 2008, if he returns to Pakistan after June 30, 2008. ठीक है, पढ़ते हैं सवाल को. Mr. Kashif Ahmed, a Pakistani national, left the Pakistani subsidiary of a multinational company and was employed in the role of commercial director Middle East for the group company with effect from January 1st, 2008. छोड़ा और कब से एम्प्लॉयड हो गए वहां पे? A Pakistani national left Pakistani subsidiary of a multinational company and was employed in the role of commercial director Middle East for the group company with effect from January 1st, 2008. Due to certain visa issues, he could not travel immediately and remained in Pakistan till Feb 28, 2008. While in Pakistan, he continued to work for Middle East region and received payment from the group company. ठीक है, तो जब हम सैलरी देखेंगे तो हम भी देखेंगे कि सैलरी इनकम पाकिस्तान सोर्स कब होती है. अगर पाकिस्तान में सर्विसेज दी जा रही हैं, एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज पाकिस्तान में बैठ के दी जा रही हैं, तो पाकिस्तान सोर्स इनकम. ठीक है. अच्छा, मिस्टर काशिफ इज रिक्वायर्ड टू रिटर्न टू पाकिस्तान. अच्छा, इसका मतलब कि 28 फेब तक तो वो पाकिस्तान में रहा और 1 मार्च से फिर पाकिस्तान से बाहर चला गया. तो क्या ये रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है? रेजिडेंट है. सिंपल सी बात ये है. ठीक है भाई, तो हम सबसे पहले तो ये बता देंगे कि भाई ये 2008 में, ये टैक्स ईयर 2008 में क्या है, ये रेजिडेंट है. ठीक है. अच्छा, Mr. Kashif is required to return to Pakistan for sorting out certain issues on behalf. तो पहला क्या था, salary earned while he was present in Pakistan from January 1, 2008 to February 28, 2008. तो भाई ठीक है, सैलरी अगर पाकिस्तान में अर्न की है तो पाकिस्तान सोर्स इनकम ही है, उसको पैसे कहीं भी मिल रहे हो. ठीक है, और वो टैक्सेबल होगी पाकिस्तान में क्योंकि वो वैसे ही रेजिडेंट है. टेक्निकल बात ही नहीं है इसके अंदर. Mr. Kashif is required to return to Pakistan for sorting out certain issues on behalf of the group company and will be staying in Pakistan for about 2 months. On his return to Pakistan, he will continue to be employed and paid by the group. The group company deducts tax at 20% of gross salary. तो पाकिस्तान आना पड़ गया किसी वजह से उनको, पाकिस्तान आना पड़ गया किसी वजह से. कंपनी, ग्रुप कंपनी इनका टैक्स काट रही है सैलरी के ऊपर. नो टैक्स इज एप्लीकेबल इन यूएई. टैक्स डिडक्शन इज फॉर पाकिस्तान सोर्स सैलरी. अच्छा, ये भी देखो, यूएई की सैलरी पे कोई टैक्स नहीं है. ये जो कंपनी टैक्स काट रही है वो पाकिस्तान सोर्स सैलरी पर टैक्स काट रही है. ठीक है. अच्छा, अब क्या लिखा हुआ है, बी इफ ही रिटर्न्स टू पाकिस्तान बिफोर जून 30, 2008. अगर पाकिस्तान रिटर्न होता है 30 जून 2008 से पहले, तो यहां पे क्या करेंगे हम, ये तो टैक्सेबल होगी. ठीक है, क्योंकि ये तो पाकिस्तान सोर्स इनकम है, पाकिस्तान सोर्स सैलरी है. अच्छा, बी की क्या बात है, इफ ही रिटर्न्स टू पाकिस्तान बिफोर जून 30, 2008. अच्छा, हमें ये बात पता है कि सैलरी अर्न आउटसाइड पाकिस्तान रेजिडेंट है, टैक्सेबल फॉर वर्ल्ड ओवर इनकम, एफएसआई प्लस पीएसआई, वर्ल्ड ओवर इनकम. लेकिन अगर पाकिस्तान रिटर्न हो जाते हैं 30 जून से पहले, हमें पता है सैलरी की एक एग्जेम्पशन थी. इफ अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान लीव्स पाकिस्तान ड्यूरिंग टैक्स ईयर एंड रिमेन्स अब्रॉड ड्यूरिंग दैट टैक्स ईयर. ठीक है, अगर ये पाकिस्तान 30 जून 2008 से पहले आ जाता है तो फिर जो इसको दुबई में सैलरी मिल रही है ना, यूएई सैलरी, वो भी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल इन पाकिस्तान. ठीक है. और सी, इफ ही रिटर्न्स टू पाकिस्तान आफ्टर जून 30, 2008. ठीक है, तो क्या होगा, तो हमने कहा कि फिर इसके ऊपर फॉरेन सोर्स सैलरी की एग्जेम्पशन एप्लीकेबल हो जाएगी. ठीक है, कौन सी वाली, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान वाली. बताओ सेक्शन कौन सा है. ठीक है, ये एप्लीकेबल हो जाएगी इसके ऊपर एग्जेम्पशन. और जो यूएई यानी कि फॉरेन सोर्स सैलरी है वो क्या हो जाएगी,
एग्जाम्प्ट हो जाएगी। अच्छा, इनमें से दोनों केसेस के अंदर जो सैलरी पाकिस्तान सोर्स सैलरी है वो तो कहां ही टैक्स होगी, ठीक है, आसान बात है, ड्राफ्ट कर लोगे इसको। फिर क्वेश्चन 4 देखो, इन द लाइट ऑफ प्रोविजन बट ब्रीफली एक्सप्लेन द टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। मिस्टर बारी, a Pakistani national, was working as a clearing agent in Taiwan for the past 6 years. He came back to Pakistan in July 2008. He came back to Pakistan in July 2008 and joined a clearing house of his brother Ikram. So in March 2010, he received rupees 1 million as his share of commission from the discontinued business in Taiwan. क्या होगा भाई? ठीक है भाई, मिस्टर बारी, क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 4 की, जून 2010 की। तो मिस्टर बारी क्या है, ये रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट है, ठीक है। क्यों रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट है ये लिखोगे, पहले पूरा लॉ लिखोगे, ठीक है, कि फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट इज एग्जेम्प्ट इफ ही इज रेजिडेंट इन पाकिस्तान इन द करंट टैक्स ईयर बट वाज नॉन रेजिडेंट इन 4 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स। द एग्जेम्पशन विल बी एप्लीकेबल इन द फर्स्ट ईयर एंड द नेक्स्ट ईयर ऑफ बीइंग रेजिडेंट। ये पूरी बात लिख लोगे, फिर ये कहोगे कि भाई एज पर दी in the given scenario Mr. Bari is a returning expatriate as he was non-resident in the past 6 years। ठीक हो गई बात, तो ये रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट हो जाएगा। ये पहले आप पूरा लॉ लिख के अप्लाई करोगे, ठीक है, रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट का लॉ प्लस एप्लीकेशन, ठीक है, ये कर लिया आपने। फिर अब क्या कहोगे, इस रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट की वजह से क्या होगा, फॉरेन सोर्स इनकम किस किस साल में, ही केम बैक टू पाकिस्तान इन जुलाई 2008। जुलाई 2008 में आ गया, इसका मतलब क्या है, टैक्स ईयर 2009 में रेजिडेंट हो गया, तो टैक्स ईयर 2009 और उसके बाद वाला टैक्स ईयर 2010, तो फॉरेन सोर्स इनकम इन 2 सालों में क्या है, इसकी एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है, ठीक है। तो जो फिर फॉरेन सोर्स बिजनेस इनकम आई है ना, कब आई है, मार्च 2010 में, जो कि कौन सा टैक्स ईयर है, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगी, बातें लिख लो, ये वाली आसान है। क्वेश्चन नंबर 5, in view of the provisions of income tax ordinance and the stated rules, determine the residential status of the following person for the tax year ended 30 June 2002 and under the given circumstances. Number 1, Mr. Mubin came to Pakistan for the first time on a special assignment from his company on 1st of April 2001 and left country on September 30 2001। क्या मतलब इसका, बताओ। क्वेश्चन 5, ठीक है, सोली फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आया है, तो ये एसटीआर का क्राइटेरिया लगता हुआ नजर आ रहा है, लिख के एक्सप्लेन कर लोगे इसको, श्योर भाई। पॉइंट नंबर 2 देखो, Mr. Rana, who had never traveled abroad in his life, got a job in Canada. He went to Canada on December 29, 2001 to assume his responsibilities as CFO. In June 2002, his company sent him to India on a training workshop. On 30th June 2002, on his way back to Canada, he had to stay in Karachi for a whole day in transit. अच्छा, अब जरा मुझे बताओ कि क्या ये रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बताएंगे, ठीक है बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता दें जल्दी से अगर जाग रहे हैं। बेटा रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, जल्दी से जवाब चाहिए, जवाब।
नहीं बेटा, इन ट्रांजिट का दिन तो काउंट नहीं होगा, ठीक है काउंट नहीं होगा, लेकिन इन ट्रांजिट का दिन काउंट ना करें और फिर बताएं कि ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके फिजिकल प्रेजेंस के दिन कितने हैं पाकिस्तान में। ये मिस्टर मुबीन पाकिस्तान में कितने दिन फिजिकली प्रेजेंट थे? तो सर 29 दिसंबर 2001 को कनाडा चले गए, है ना। Who had never traveled abroad in his life, he went to Canada on December 29, 20x1, यानी कि कितने दिन? 182 हुए ना। 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 184 डेज होते हैं, ठीक है। उसमें कब गया है कनाडा? 29 दिसंबर को, तो वो भी पाकिस्तान में काउंट होगा। तो सिर्फ 2 दिन पाकिस्तान में काउंट नहीं होंगे, पहले 6 महीनों में जुलाई से दिसंबर में 2 दिन पाकिस्तान में काउंट नहीं होंगे। आसानी के लिए जुलाई से दिसंबर में 184 डेज होते हैं, 2 दिन अगर काउंट नहीं होंगे तो कितने दिन हो गए? 182 डेज। और फिर क्या पाकिस्तान आया है? वो आया है ट्रांजिट की वजह से, तो वो काउंट करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। अगर किसी ने गलती से कर लिया तो ये क्या हो जाएंगे? 183 डेज हो जाएंगे। जब ये सवाल आया था तब तो ऐसा ही था, 182 डेज, और किसी ने अगर ट्रांजिट का दिन काउंट कर लिया तो क्या हो जाता? वो रेजिडेंट हो जाता। अब इस सवाल की केमिस्ट्री चेंज हो गई है। कैसे? एक और क्राइटेरिया भी है जो आप भूल गए हैं। कौन सा वाला? 120 डेज इन करंट टैक्स ईयर, 365 और मोर इन 4 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स। तो जो गया ही पहली दफा कनाडा है वो तो आज तक कहाँ है? पाकिस्तान में ही तो रहा है। तो क्या वो पिछले 4 दिनों में 365 डेज का क्राइटेरिया मीट कर गए? बिल्कुल कर गए। और इस साल क्या 120 दिन हो गए? बिल्कुल हो गए। तो देखो उस साल जब ये सवाल आया होगा तब तो ये नॉन रेजिडेंट था, लेकिन अभी आज के फाइनेंस एक्ट के हिसाब से, आज के लॉ के हिसाब से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये रेजिडेंट बन जाएगा। कैसे रेजिडेंट बन जाएगा? 120 और मोर डेज इन करंट टैक्स ईयर प्लस 365 और मोर इन 4 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स, ठीक है। ये रेजिडेंट बन जाएगा इस क्राइटेरिया की, लिख लोगे इसको। पॉइंट नंबर 3, मिस्टर बाबर, अ फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाज पोस्टेड टू पाकिस्तान मिशन इन जेनेवा फ्रॉम जुलाई 1st। तो क्या होगा? ये सिंपल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय पोस्टेड अब्रॉड इज प्रेसिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज फिजिकल स्टे। मिस्टर फ्रांसिस वाला सवाल तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मिस्टर फ्रांसिस वाला सवाल हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7, हु मे बी रिगार्डेड, ये भी आसान सा सवाल है। सीए इंटर के सवाल आप लोग खुद करेंगे और खुद देख लेंगे, ठीक है। अगर सीए इंटर के सवाल को सॉल्व करने वाली वीडियो आपको चाहिए होगी तो मैं आपको दे सकता हूँ, कि जब मैंने सीए इंटर को वो वाले सारे सवाल कराए होंगे तो वो मैं आपके लिए अवेलेबल कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग खुद इसको देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितने आसान सवाल आते हैं जो सीए इंटर के सवाल मैंने इस हैंडआउट में इंक्लूड किए हैं। तो इसी के साथ हमारा हैंडआउट नंबर 1 खत्म होता है। क्लियर है? आसान है। हैंडआउट 2 शुरू कर लें। हैंडआउट 2 शुरू कर लेते हैं। मैं हैंडआउट 2 बेटा शेयर भी कर देता हूँ जो बच्चे हैं। बेटा कोई सवाल हो किसी का तो पूछ सकता है मुझसे प्लीज।
श्योर भाई। श्योर, तो हैंड आउट नंबर 2, डिडक्टेबल अलाउंसेस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? डिडक्टेबल अलाउंसेस। डिडक्टेबल अलाउंसेस पर आने से पहले कुछ बातों का मैं मुख्तसरन तस्करा करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है। श्योर, हैंड आउट 1 के बाद हमारे पास शुरू होता है हैंड आउट नंबर 2, जिसपे हमारे पास तस्करा है डिडक्टेबल अलाउंसेस का। डिडक्टेबल अलाउंसेस पर आने से पहले, डिडक्टेबल अलाउंसेस का तस्करा फॉर्मली शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा टाइम लगाना चाहूंगा इस कॉन्सेप्ट पर, टैक्सेबल इनकम पर। व्हाट इज टैक्सेबल इनकम? टैक्सेबल इनकम है क्या? ऑर्डिनेंस के हिसाब से टैक्सेबल इनकम क्या है? अच्छा, इनकम क्या है, क्या हमें ये पता है? व्हाट इज इनकम? डू वी नो दिस? जी पता है। इनकम पर हमने बहुत ज्यादा डिस्कशन किया, शुरू के लेक्चर्स में हमने इनकम पर बहुत ज्यादा फोकस किया, डिस्कशन किया। अभी हमने कोई हेड ऑफ इनकम तो देखना शुरू नहीं किया, लेकिन इतना हमें पता है कि कितने हेड्स ऑफ इनकम है। 5 हेड्स ऑफ इनकम है, ये तो हमें पता है। इतना तो हमें सीए इंटर की नॉलेज से भी याद है और हमने पहली क्लास में भी डिस्कशन किया था। सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस, ऐसे ही है। चलो, फिर एग्जाम्पल एक ले रहा हूं मैं एग्रीकल्चरल इनकम की। ठीक है, एग्रीकल्चरल इनकम की ये हेड्स हमें पता है कि भाई ये हेड्स हैं। ठीक है, चलो अभी हमने कोई भी हेड नहीं पढ़ा और हमें नहीं पता कि इस हेड की इनकम की कैलकुलेशन कैसे होती है, लेकिन हमें इनकम की डेफिनेशन पता है और हम अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे पीएनएल बनाए हमने हमने ट्रेडिंग कंपनी के भी बनाए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के भी बनाए, और हमें पता है कि इनकम क्या होती है। ठीक है, इनकम क्या होती है? मिसाल के तौर पर अगर मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस की बात करूं तो मुझे पता है कि सर रेवेन्यू कह लें आप, टर्नओवर कह लें, उसमें से लेस होता है एक्सपेंसेस, लेस होते हैं एक्सपेंसेस, तो हमारे पास आता है बॉटम लाइन प्रॉफिट, और वो जो बॉटम लाइन प्रॉफिट है वही हमारी इनकम है। रेवेन्यू हमारी इनकम नहीं है, टर्नओवर हमारी इनकम नहीं है। टर्नओवर किसी का 2 अरब रुपए है लेकिन उसका एक्सपेंस 2.1 बिलियन है तो उसको लॉस आ जाएगा।
तो हमें पता है कि सर ये इनकम है, ये बॉटम लाइन इनकम है। और ये हमें कैसे पता है? ये हमें हमारी नॉलेज से पता है, एग्जिस्टिंग नॉलेज से। अकाउंटिंग के पेपर्स तो बहुत सारे दे दिए ना हमने, पीएनएल बहुत सारे बना दिए, तो हमें पता है कि ये बॉटम लाइन इनकम है। बाकी हेड्स का हमें कुछ नहीं पता, तो क्या हम अभी ये अज्यूम कर लें आसानी के लिए या आफियत के लिए कि बाकी हेड्स में भी ऐसा ही होता होगा? हाँ, कर सकते हैं। जब हमें नहीं पता तो जो पता है वही सब पे अप्लाई कर दो। कैपिटल गेन के भी कुछ पैसे आते होंगे, कहां से आते होंगे देख लेंगे जब कैपिटल गेन पढ़ेंगे, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भी पैसे आएंगे उसमें से क्या लेस कर दो? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के भी जो पैसे आएंगे उसमें से आईएफपी के एक्सपेंसेस लेस कर दो, और सैलरी के भी जो पैसे आ रहे हैं सैलरी के एक्सपेंसेस लेस कर दो। अच्छा, अभी हमने चूंकि हेड ऑफ इनकम पढ़ा नहीं है, हमें नहीं पता। जैसे मिसाल दे रहा हूं, जब हम सैलरी इनकम पढ़ेंगे हम देखेंगे कि सैलरी में से एक्सपेंसेस लेस नहीं हो सकते। फिर कोई ये ना बोले सर आपने क्या टोपी पहना दी थी हमें पहले। नहीं 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 भाई, ये मैं भी समझाने के लिए कह रहा हूं। लेकिन जब हम उस हेड ऑफ इनकम को पढ़ना शुरू करेंगे हमें पता लगेगा कि उस हेड की क्या निटिग्रिटीज है, उस हेड की क्या डिटेल्स है। अभी तो मैं सिर्फ बेसिक बेसिक बातें करूंगा, और इतनी बातें करूंगा जो आपको समझ आ जाए और जो आपको हजम हो जाए। एडवांस बातों के लिए पूरा बैच पड़ा हुआ है। ठीक है भाई, अज्यूम कर लिया हमने। इसी तरह अगर कोई खेती बाड़ी करता है, जाहिर सी बात है उसका भी रेवेन्यू होगा, उसके भी एक्सपेंसेस होंगे, बीज बोने के लिए बीज आए होंगे, पेस्टिसाइड्स आए होंगे, लेबर के पैसे जो दिए होंगे, एक्सपेंसेस तो होंगे। जबरदस्त बात हो गई सर, पांचों हेड्स की इनकम समझ आ गई हमें। अच्छा, ठीक बात है। टैक्सेबल इनकम क्या है? टैक्सेबल इनकम क्या है? टैक्सेबल इनकम की एक डेफिनेशन है ऑर्डिनेंस के अंदर। टैक्सेबल इनकम की डेफिनेशन ये कहती है टैक्सेबल इनकम की डेफिनेशन, एक है टोटल इनकम, एक है टैक्सेबल इनकम। टोटल इनकम की डेफिनेशन ये कहती है कि सम ऑफ इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम प्लस एग्जेम्प्ट इनकम। ये क्या है? ये टोटल इनकम है। सम ऑफ इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम प्लस एग्जेम्प्ट इनकम। अगर मैं इसको ए कह दूं, इन सब का सम अगर मैं इसको ए कह दूं, और एग्जेम्प्ट इनकम एग्जांपल लिए मैंने, सारी एग्जेम्प्ट इनकम जो भी होंगी उसको मैं बी कह दूं, तो टोटल इनकम क्या है? ए प्लस। बात समझ आती है? सिंपल है, ये है टोटल इनकम। फिर टैक्स में कॉन्सेप्ट है टैक्सेबल इनकम का। टैक्सेबल इनकम की डेफिनेशन क्या है पता है आपको? टैक्सेबल इनकम की डेफिनेशन ये है, टैक्सेबल इनकम की डेफिनेशन ये है, टोटल इनकम टोटल इनकम उठाओ, उसमें से लेस कर दो क्या? एग्जेम्प्ट इनकम, और एक और चीज भी लेस कर दो जिसको कहते हैं डिडक्टेबल अलाउंसेस। यानी कि जब हमने टोटल इनकम की डेफिनेशन देखी, उसने कहा कि सम ऑफ इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम प्लस एग्जेम्प्ट इनकम। यानी कि सर एग्जेम्प्ट इनकम क्या सौतेली है? वो हेड ऑफ इनकम में फॉल नहीं करती जो उसको अलग से बोला है। हाँ, एग्जेम्प्ट इनकम हेड ऑफ इनकम में फॉल नहीं करती। देखा जाए दिल की आंखों से अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चरल इनकम भी तो बिजनेस इनकम है। जो खेती बाड़ी करते हैं, जो ज़राअत करते हैं, क्या उनके लिए एग्रीकल्चरल इनकम बिजनेस इनकम नहीं है? उनके लिए ज़राअत उनका बिजनेस है। लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम स्पेसिफिकली क्या है? एग्जेम्प्ट है। जब एग्रीकल्चरल इनकम स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट है तो हम इसको इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में नहीं डाल सकते। हेड बोलता है अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट है, हेड उसको किक मार के अपने हेड से बाहर निकाल देता है, बोलता है भाई तू अब एग्जेम्प्ट इनकम है, अब तू हम में से नहीं है, किक हो गई। एग्रीकल्चरल इनकम को अलग कर दिया हमने। लॉजिकली बिजनेस इनकम है, लेकिन चूंकि एग्जेम्प्ट इनकम है इसलिए किसी हेड का पार्ट नहीं बनेगी। लेकिन टोटल इनकम के लिए हमने कहा कि सम ऑफ इनकम अंडर ऑल हेड्स प्लस एग्जेम्प्ट इनकम, तो टोटल इनकम में आ गई।
टैक्सेबल इनकम के लिए हमने कहा सर टोटल इनकम में से ये एग्जेम्प्ट इनकम को निकालें फौरन बाहर। ठीक है, ये हमारे खानदान की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब नाम देखो ना तुम, अब लॉजिक देखो, वो टोटल इनकम है। टोटल मतलब जो इनकम है सब आ जाओ टोटल। टैक्सेबल इनकम नाम से जाहिर है, अब हम वो इनकम निकालना चाह रहे हैं जिस पर हम टैक्स का रेट लगाएंगे। तो क्या एग्जेम्प्ट इनकम में टैक्स का रेट लगेगा? सर वो तो है ही एग्जेम्प्ट, नाम से जाहिर है एग्जेम्प्ट है, उस पर टैक्स कैसा? तो अच्छा, उसको एग्जेम्प्ट टोटल में से लेस करो उसको फिर, वरना ऐसा ना हो कि बेचारी के ऊपर टैक्स का रेट लग जाए गलती से। अच्छा भाई, हटा दिया इसको हमने। और बताएं, एक और चीज भी हटा दो, डिडक्टेबल अलाउंसेस। अच्छा ये भी हटा दें? हाँ ये भी हटा दो। क्यों? क्योंकि सर इस पे भी टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, क्या इसके ऊपर भी माफी है? क्या इसके ऊपर भी छूट है? हमने कहा हाँ इस पे भी छूट है। और हमें पता है कि टैक्स की दुनिया में जिस चीज पर छूट होती है वो हमारा बेनिफिट है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हमें पता है कि इंडिविजुअल हेड की इनकम निकालने के लिए ये जो एक्सपेंसेस लेस होते हैं, ये भी क्या है? हमारा बेनिफिट है, क्योंकि ये एक्सपेंसेस इनकम को कम करते हैं। जितने ज्यादा एक्सपेंसेस होंगे इनकम कम हो जाएगी। बात आती है समझ में? टैक्स की दुनिया में बेनिफिट है, टैक्स की दुनिया में बेनिफिट है। ऐसा ना हो कल को बच्चा बोले सर आपने कहा था एक्सपेंसेस आना नेमत है, इसलिए हमने कारोबार में इतने एक्सपेंसेस किए कि लॉस ही आ गया। अब बताएं, हमसे बड़ा अक्लमंद है कोई? हम कहेंगे भाई आप बहुत बड़े बेवकूफ हो। हमने क्या कहा? हमने कहा टैक्स की दुनिया में ये एक्सपेंसेस का लेस होना एक नेमत है। अगर टैक्स वाला कहते हैं मैं एक्सपेंसेस लेस करने नहीं दे रहा, क्या कर लोगे? क्या उखाड़ लोगे टैक्स वाले का? कुछ नहीं उखाड़ लोगे। यही करेगा टैक्स वाला। सैलरी के केस में बोलेगा मैं एक्सपेंसेस लेस करने नहीं दे रहा, जाओ जो कर सकते हो कर लो। एफटीआर के केस में टैक्स वाला यही कहेगा मैं एक्सपेंस लेस करने नहीं दे रहा। ठीक है, जब टैक्स वाला एक्सपेंस लेस करने नहीं दे रहा तो हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते सर। वो कह रहा है नहीं करो तो नहीं करो। तो इसका मतलब अगर वो कह रहा है कर लो तो नेमत है? हाँ नेमत है। बात आती है समझ में? अच्छा, तो रेवेन्यू बोलो, टर्नओवर बोलो, कोई और हेड है तो उसको रिसीट्स बोल लो, ग्रॉस रिसीट्स बोल सकते हो, जो भी बोलना है बोलो। उसमें से क्या लेस हो जाएंगे? एक्सपेंसेस लेस हो जाएंगे। तो हमने कहा कि जो चीज टैक्सेबल इनकम को कम करती है वो बेनिफिट है, जो टैक्स लायबिलिटी को कम करती है वो भी बेनिफिट है। ये एक्सपेंसेस इनकम को टैक्सेबल इनकम को जो इंडिविजुअल हेड्स की है वो कम कर रही है, फिर वही सम हो रहा है। इसका मतलब कि सर ये एक्सपेंसेस भी टैक्सेबल इनकम को कम करते हैं, एक बेनिफिट है। फिर एग्जेम्प्ट इनकम जिस पे टैक्स नहीं लगता वो भी बेनिफिट है। डिडक्टेबल अलाउंस जो इसमें से लेस हो रही है वो भी बेनिफिट है। जाहिर सी बात है जब ये दो चीजें लेस हो जाएंगी तो टैक्सेबल इनकम तो कम हो जाएगी ना। अगर टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी तो रेट फिर कम वाली अमाउंट पे लगेगा। बात आती समझ में? तो ये क्या है सारे हमारे लिए बेनिफिट्स हैं। क्या ये बातें सबको समझ आती है? तो मैं रब कर दूं ये? क्या ये मैं रब कर दूं बेटा? चलो, और हमें पता है एक छोटा सा फॉर्मेट मैंने पहले बना के दिखाया था आपको, प्रोफॉर्मा। तो हमने कहा सर टोटल इनकम लेस कर दो क्या एग्जेम्प्ट इनकम, फिर लेस कर दो क्या डिडक्टेबल अलाउंसेस, आ जाएगी क्या टैक्सेबल इनकम, इस पर लग जाएगा क्या टैक्स रेट, आ जाएगा हमारे पास क्रॉस टैक्स लायबिलिटी एनटीआर वाली। उसके बाद इसमें से कुछ लेस होता है, टैक्स क्रेडिट्स लेस होते हैं। फिर आ जाती है हमारे पास क्या टैक्स लायबिलिटी। जितना आसान ये फॉर्मेट नजर आ रहा है उतना आसान है नहीं, और कॉम्प्लेक्स करेंगे हम इसको। लेकिन अभी आसानी के लिए यही छोटा सा फॉर्मेट समझ लो काफी। जब हम फुल फ्लेज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर आएंगे तो जो इसमें ऐड होना होगा ऐड कर देंगे, परेशानी की क्या बात है। जाहिर सी बात है जो चीज इसमें आनी है वो आके रहेगी, उससे बगैर हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा।
क्योंकि अगर हमारे पास नहीं आएगी तो पेपर में तो आ ही जाएगी, तो इसलिए इससे पहले हमें हर चीज की तैयारी तो करनी है। अभी के लिए इतना फॉर्मेट काफी है, ठीक है। हमने कहा टोटल इनकम, ये कहां से आया सर? आपने अभी इससे पहले चार्ट बनाया था ना, पांचों हेड्स, सैलरी, आईएफपी, सीजी, आईएफओएस, बिजनेस इनकम, ठीक है। दिखने में इतना छोटा सा फॉर्मेट लग रहा है, लेकिन देखा जाए तो ये बड़ा शैतानी फॉर्मेट है। इतना सिंपल और इतना मासूम और इतना सादा ये है नहीं। देखा जाए तो इसका हर हर लाइन आइटम एक फितना है, एक हाइपर लिंक है। उसको क्लिक करो तो दुनिया खुलती है। एक टोटल इनकम को क्लिक करो तो ये पांचों हेड्स खुल जाएंगे। फिर हर हेड को क्लिक करो, सैलरी को क्लिक करो तो इसके अंदर इसकी बातें खुल जाएंगी सारी, ठीक है। बिजनेस इनकम को क्लिक करो, इसकी बातें खुल जाएंगी सारी की सारी। हर हेड ऑफ इनकम में उससे रिलेटेड उसके प्रोविजंस खुल जाएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हमें किसी हेड ऑफ इनकम को पढ़ना है, मिसाल के तौर पर हमें सैलरी को पढ़ना है, ठीक है, तो हमें उसकी काफी सारी चीजों को पढ़ना पड़ेगा। हमें पढ़ना पड़ेगा कि उसके चार्जिंग सेक्शंस क्या हैं, ठीक है, उसकी चार्जेबिलिटी, उसकी बेसिस ऑफ टैक्सेशन क्या है। चार्जेबिलिटी मतलब जो चार्जेबिलिटी के सेक्शंस है, उसकी बेसिस ऑफ टैक्सेशन क्या है, अक्रूवल बेसिस पर है या रिसीट बेसिस पर है। उसके एक्सपेंसेस क्या क्या लेस हो सकते हैं, उससे रिलेटेड एग्जेम्पशंस क्या हैं, उससे रिलेटेड अल्लाह भला करे हमारे पास उसके लॉस के प्रोविजंस क्या है, उसकी ज्योग्राफिकल सोर्स इनकम क्या है, ठीक है। चार्जेबिलिटी, बेसिस ऑफ टैक्सेशन क्या है, एक्सपेंसेस क्या क्या है, उसकी एग्जेम्पशंस क्या है, उसका लॉस है क्या, ट्रीटमेंट है, ज्योग्राफिकल सोर्स इनकम, कब पाकिस्तान सोर्स है कब फॉरेन सोर्स है। पता नहीं मैं अगर एक आध चीज भूल रहा हूं तो 6 चीजें हैं, 7 चीजें जो हमें हर हेड में देखनी है, ठीक है। अच्छा भाई, तो हमने कहा कि जब हम किसी हेड को क्लिक करते हैं तो ये उसके सारी की सारी चीजें हमें देखनी है। ऐसा ही 6 चीजें थी, 6 हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हमने उसकी देखनी है। तो ये इतना आसान नहीं है, जाहिर सी बात है, एवरीथिंग इज वेरी डिटेल्ड एंड एवरीथिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिस्कशन। फिर एग्जाम्ड इनकम पर आओ। एग्जाम्ड इनकम, ठीक है, इंडिविजुअल हेड से रिलेटेड भी एग्जाम्ड इनकम है, और भी बहुत सी एग्जाम्पशंस हैं जो हम सेकंड शेड्यूल में देखते हैं। डिडक्टेबल अलाउंसेस हमें अभी नहीं पता क्या है डिडक्टेबल अलाउंसेस, लेकिन हमें एक बात पता है, सर ये एक्सपेंस नहीं है। अगर ये एक्सपेंस होता तो आपने पिछली जो डायग्राम बनाई थी, हर हेड में से एक्सपेंसेस लेस हो रहे हैं, तो वो उस हेड में से एक्सपेंस लेस हो जाता। ये वो तो नहीं है, क्योंकि टोटल इनकम में जो इनकम आई है वो तो उस हेड के एक्सपेंसेस लेस होने के बाद आई है। टोटल इनकम भी जो आई है उसमें भी इंडिविजुअल हेड के एक्सपेंसेस तो लेस हुए थे ना। सारे हेड की इनकम प्लस एग्जेम्प्ट इनकम, तो सारे हेड की जो इनकम थी उसमें से भी एक्सपेंसेस तो लेस हुए थे। तो सर एक्सपेंसेस तो इसमें से लेस हो गए, तो ये डिडक्टेबल अलाउंसेस क्या एक्सपेंसेस हैं? हमने कहा नहीं, एक्सपेंसेस नहीं है, ये तो कुछ और मखलूक है। लेकिन कोई भी मखलूक है, कैसी भी मखलूक है, हमें नहीं पता इसमें क्या आ रहा है, लेकिन एक बात तय है, हो रहा है क्या, लेस। अगर लेस हो रहा है तो सर ये फायदे की बात है, चाहे आप कुछ भी कहें, ये बेनिफिट की बात है। क्योंकि अगर ये लेस हो रहा है, इसका मतलब ये टोटल इनकम को कम कर रहा है, टैक्सेबल इनकम को कम कर रहा है, और टैक्स कम अमाउंट पे लगेगा। लेस हो रहा है मतलब बेनिफिशियल है, हाइपरलिंक है, क्लिक करो हैंडआउट 2 खुल जाएगा। हैंडआउट 2 में जो चीजें लिखी हुई वो पढ़ेंगे हम, डिडक्टेबल अलाउंसेस, ठीक है भाई। इसी तरह टैक्स लायबिलिटी के लिए रेट लगाओगे, रेट को क्लिक करोगे तो फर्स्ट शेड्यूल खुल जाएगा टोड़ा, ठीक है। फिर टैक्स क्रेडिट्स को क्लिक करोगे तो टैक्स क्रेडिट्स का चैप्टर खुल जाएगा पूरा। तो हमने कहा दिखने में ये आसान चीजें हैं, लेकिन यही समरी है बेसिकली हमारी टैक्स की डिस्कशन की।
ठीक है। हाँ, आगे और चीजें आ जाएंगी, एफटीआर की इनकम आ जाएगी, एमटीआर की इनकम आ जाएगी, वो कैसे इनकॉर्पोरेट होगी, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब वो आएगा तब देखेंगे, अभी की टेंशन की बात नहीं। सही है, अभी जो टेंशन लेनी है वो लेंगे हम। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन अब है वो क्या है बेटा? डिडक्टिबल अलाउंसेस। ये है हमारा हैंड आउट 2 और ये है हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन। क्या ये बात समझ आती है? जिसके अंदर इस दफा फाइनेंस एक्ट में चेंजेस भी आ गई है। सही है, क्योंकि फाइनेंस एक्ट में इस दफा एक अमेंडमेंट क्या आई है, 13th शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया है। 13th शेड्यूल, ठीक है। 13th शेड्यूल के अंदर स्कोप ऑफ टैक्स क्रेडिट्स को बढ़ा दिया गया। यानी कि पहले जो सेकंड शेड्यूल की डिडक्शंस होती थी, जिसपे हमें डिडक्टिबल अलाउंस मिला करता था, उसपे क्या मिला करेगा? उसपे टैक्स क्रेडिट मिला करेगा। वो 13th शेड्यूल में डाल दिया गया। सही है। डिडक्टिबल अलाउंस में से हटा दिया मैंने। पिछले वाले हैंडआउट के पहले जब हैंडआउट दिया था तो उसमें डिडक्टिबल अलाउंस में मौजूद था, फिर डिडक्टिबल अलाउंस से हटा दिया मैंने उसको। ठीक है, अच्छा भाई। फिर सेक्शन 60A 60B के अंदर भी कुछ अमेंडमेंट आई है, वो मैंने इसमें डाल दिए। ठीक है, मामूली सी बात लिखी हुई है, कोई ऐसी खास बात नहीं है उसमें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सही है। बाकी 60C 60D अपनी जगह पर अपनी असली हालत में मौजूद है। ठीक है, उसको हम अभी शुरू करते हैं। आज के बाद बेटा हमारी क्लास कब है? सैटरडे को 3 से 6। ठीक है, चलो। तो इस बेसिक डिस्कशन के बाद हमें पता लग गया कि डिडक्टिबल अलाउंसेस हैं क्या। अच्छा, ये नहीं पता लगा डिडक्टिबल अलाउंसेस हैं क्या, हमें ये पता लग गया कि इसका नेचर क्या है। ये बेसिकली टैक्सेबल इनकम को कम कर रहे हैं और टैक्स पेयर के लिए एक बेनिफिट की हैसियत रखते हैं। सही है, और बेनिफिट भी ऐसा बेनिफिट जो कि इनकम से कम हो रहा है। रेट बाद में अप्लाई होगा, पहले इनकम से ये डिडक्टिबल अलाउंस कम हो जाएगा, उसके बाद रेट अप्लाई होगा। क्या क्लियर है बेटा? कुछ बेसिक चीजों को रीड करते हैं। जो हेड्स ऑफ इनकम, for the purpose of the imposition of tax and computation of total income, all income shall be classified under the following heads. क्या ये हमने देख लिया? Salary, IFP, IFB, capital gain, IFOS. The income of a person under a head of income for a tax year shall be the total of the amount derived by a person in that year that are chargeable to tax under the head. क्या ये देखा था हमने? डायग्राम हमने जो पूरा चार्ट बनाया था उसमें हमने देखा था टोटल रेवेन्यू, यानी कि जो भी रिसीट्स हैं, टोटल रिसीट्स बोल दो, रेवेन्यू बोल दो, टर्नओवर बोल दो, उसमें से हमने लेस कर दिए थे एक्सपेंसेस। ठीक है, एज रिड्यूस्ड बाय टोटल डिडक्शंस इफ एनी अलाउड अंडर आईटीओ टू द पर्सन फॉर द ईयर अंडर दैट हेड। यानी कि जो पॉइंट नंबर 2 में 2 बुलेट है, पहला ये समझ लो रेवेन्यू रिसीट्स है और दूसरा वाला एक्सपेंसेस है। ये हमने देख लिया था चार्ट में। Where the total deductions allowed under ITO to a person for a tax year under the head of income exceeds the total of the amounts derived by a person. Expenses अगर increase हो जाते हैं तो क्या आता है? लॉस आ जाता है। हमें पता है, वही बातें बताई गई हैं, और हमें पता है कि लॉस टैक्स की दुनिया में क्या है? एक बेनिफिट है। अच्छा, पॉइंट नंबर 4, इनकम ऑफ अ रेजिडेंट पर्सन अंडर द हेड ऑफ इनकम शैल बी कंप्यूटेड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द अमाउंट्स दैट आर हिज पाकिस्तान सोर्स इनकम एंड अमाउंट्स दैट आर हिज फॉरेन सोर्स इनकम। तो क्या ये बात हमें पता है? ये हमें पता है। हमने कहा सर रेजिडेंट पर्सन की पाकिस्तान सोर्स इनकम, फॉरेन सोर्स इनकम दोनों ऐड होगी तो इनकम आएगी। The income of a non-resident person under a head of income shall be computed by taking into account only amounts that are Pakistan source income. क्या ये बात भी हमें पता है? बिल्कुल पता है।
टोटल इनकम की डेफिनेशन देखो, हम पढ़ चुके, कोई मसले की बात नहीं है। टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी सम ऑफ पर्सन्स इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम फॉर द ईयर एंड पर्सन्स इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ आईटीओ। दोनों को ऐड करके हमने देख लिया था। टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी पर्सन्स इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम फॉर द ईयर एक्सक्लूडिंग एग्जेम्प्ट इनकम reduced by the total of any deductible allowances but not below zero। ये कीमती नुक्ता है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा इंशाल्लाह। आ जाओ अभी बात करते हैं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन। Deductible allowance is an amount that is reduced from total income for a person for a tax year to arrive at taxable income for the year। आसान बात है, देख चुके हम, कोई खास बात नहीं लिखी हुई। Deductible allowance cannot reduce total income below zero, which means loss cannot arise due to deductible allowance। अच्छा, बहुत सिंपल सी बात है। एक छोटी सी मैं बात कहूंगा तो आपको पता लग जाएगा और हमेशा के लिए ये बात जहन में रह जाएगी। देखो, मैंने हमेशा ये कहा है कि अगर आप कोई चीज को समझ रहे हैं टैक्स के अंदर, कुछ चीज को आप समझ लेते हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि अगर अभी आपने समझ लिया तो आज के बाद पेपर तक उस चीज को दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपके दिमाग में बिल्ट इन हो जाएगा, बिल्ट इन चीज हो जाती है, वो बिल्ट इन हो जाएगा। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? डिडक्टेबल अलाउंसेस के लेस होने से जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि ये डिडक्टेबल अलाउंस जो लेस हो रहा है ये इतना बड़ा अमाउंट हो कि ये पूरे को क्या कर दे, नेगेटिव कर दे। हो सकता है ना, हो सकता है, चांसेस तो नहीं है लेकिन हो सकता है। टैक्स वाला कह रहा है ये जीरो से नीचे नहीं जाएगा, ये जीरो से नीचे नहीं जाएगा। आप कहें सर ये कैसे याद रखें, कौन सी चीज जीरो से नीचे जाएगी, कौन सी चीज नेगेटिव होगी, कौन सी नहीं होगी, ये तो बड़ी मसले की बात है, वो बहुत परेशानी की बात है। नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आप हर चीज को लॉजिक से समझेंगे तो इसका मतलब कि वो चीज आपको समझ आ गई। डिडक्टेबल अलाउंस इतना नहीं बढ़ेगा कि वो जीरो से नीचे चले जाए, नेगेटिव में चले जाए। ये कैसी बात है? बहुत आसान बात है। मिसाल के तौर पर आप केएनएस के पास आए टैक्स पढ़ने के लिए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। केएनएस ने बोला कि ठीक है भाई, हम स्टूडेंट को बेनिफिट देंगे। क्या देंगे? बेनिफिट देंगे, डिस्काउंट देंगे। ठीक है भाई, डिस्काउंट देंगे। तो पहले आपको डिस्काउंट दे दिया, स्कॉलरशिप बेस्ड डिस्काउंट। उन्होंने बोला भाई आपके सारे पेपर पहले फर्स्ट टर्म में पास है, 30% आपको स्कॉलरशिप बेस्ड डिस्काउंट मिल गया। आपने कहा भाई थोड़ा सा और डिस्काउंट देते हैं, कोरोना भी चल रहा है, हालात भी खराब है, पैसे भी इतने ज्यादा नहीं है, जेब भी हल्की हुई है आजकल। तो आपने मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट की भाई थोड़ा सा और डिस्काउंट दे दे। मैनेजमेंट ने कहा चलो ठीक है भाई 30% और डिस्काउंट दे दिया। कितना हो गया? 60। फिर आपने कहा अच्छा भाई, दो चीजों के चक्कर में तो हमने डिस्काउंट घेर लिया है, अब सर को घेरते हैं। सर प्लीज थोड़ा सा और डिस्काउंट करा दें आप। तो सर ने कहा चलो ठीक है 20% और डिस्काउंट हो गया आपका। तो 30 + 30 + 20 80 हो गया। फिर आपने कहा अच्छा चलो अब सर साजिद के पास चलते हैं, प्रिंसिपल से भी अच्छे ताल्लुकात है हमारे, उनको कहते हैं सर थोड़ा सा डिस्काउंट आप भी करा दें। सर साजिद ने कहा ठीक है 30% मेरी तरफ से। ओहो हो, 30 + 30 + 20 + 30 110% डिस्काउंट हो गया। सर फीस 20,000 थी, डिस्काउंट कितना हो गया? उससे भी ज्यादा हो गया, फीस से ज्यादा डिस्काउंट हो गया। और अगले दिन आप चले गए एडमिन के पास, आपने कहा चलो भाई चलो डिस्काउंट ज्यादा हो गया, पैसे मुझे वापस करो। मैं पढ़ने के पैसे दूंगा नहीं आपसे, पढ़ने के पैसे लूंगा मैं। तो डज इट मेक एनी सेंस? भाई बेनिफिट तो बेनिफिट है ना। क्या है टैक्स वाला क्या दे रहा है? ये बेनिफिट दे रहा है टैक्स वाला। टैक्स वाला कह रहा है आपको हम बेनिफिट दे रहे हैं और आप सर पे चढ़ के नाच रहे हो। आपको नेगेटिव में चाहिए अमाउंट, आपको रिफंड चाहिए। भाई ये तो बेनिफिट दे रहा हूं मैं, आप मेरा एहसान मानो, मेरा शुक्रिया अदा करो। ये जीरो से नीचे तक नहीं जा सकता। ये बात आती समझ में? बेनिफिट है तो बेनिफिट ही रखो ना उसको, फ्री क्यों हो रहे हो आप? तो ये बात और याद रहेगी इंशाल्लाह। सही है, यही बात आएगी टैक्स क्रेडिट में, क्योंकि टैक्स क्रेडिट भी क्या है? बेनिफिट है। तो बेनिफिट जीरो से नीचे नहीं जाए। डिडक्टेबल अलाउंस इन एक्सेस ऑफ टोटल इनकम इज नॉट अलाउड टू बी रिफंडेड कैरीड फॉरवर्ड टू सब्सिक्वेंट ईयर। तो हमने कहा कि ना ये रिफंड होगा, ना कैरी बैक होगा, ना कैरी फॉरवर्ड होगा। जब जीरो से नीचे नहीं जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा। क्या बात समझ आती है? जबरदस्त। अच्छा, इसके बाद हम सिर्फ लिस्ट को पढ़ लेते हैं क्योंकि अगर हम शुरू करेंगे तो फिर नमाज का टाइम हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि नमाज हम जमात से पढ़ लें और क्लास ऑफ कर दें 5-10 मिनट में, ठीक है?
फिर सैटरडे को देखेंगे इस हैंडआउट को। सैटरडे को ये पूरा हैंडआउट खत्म हो जाएगा, हो सकता है अगला हैंडआउट भी शुरू हो जाए, क्योंकि ठीक ठाक टाइम होगा सैटरडे को हमारे पास। अच्छा आओ देखते हैं क्या क्या है। डिडक्टेबल अलाउंसेस, ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस सेक्शन 60, इसको हम देखेंगे। वर्कर वेलफेयर फंड 60A, इसको हम देखेंगे। WPPF सेक्शन 60B, इसको भी हम देखेंगे। प्रॉफिट ऑन डेट पेड अंडर हाउसिंग फाइनेंस, एक मैंने इसमें से गोल कर दिया, हटा दिया डोनेशन वाला, क्योंकि वो डोनेशन अब 13 शेड्यूल में चले गए। हाँ नहीं 61 वाला नहीं, क्लॉज 61 वाला, सेकंड शेड्यूल क्लॉज 61, ठीक है, वो मैंने हटा दिया क्योंकि अब वो 13 शेड्यूल के अंदर चली गई हैं वो इंस्टीट्यूशन सारे के सारे। सेकंड शेड्यूल से हट गई वो इंस्टीट्यूशंस और वो कहां चली गई हैं, 13 शेड्यूल में चली गई हैं। सही है। अच्छा प्रॉफिट ऑन डेट अंडर हाउसिंग फाइनेंस स्कीम पढ़ेंगे, एजुकेशन एक्सपेंसेस पढ़ेंगे। फिर F और G ये एज सच सेक्शन का पार्ट तो नहीं है, लेकिन दूसरे लॉ से या एक सर्कुलर से हमारे पास है, तो इसको हम सिर्फ रीड कर लेंगे, ठीक है, आसान सी चीज है ये। तो हमने कहा कि ये सारी की सारी डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं, हम देखेंगे, हम इसकी कंडीशंस पढ़ेंगे कि किस केस में कौन सी डिडक्टेबल अलाउंसेस हमें अलाउ होगी, कब नहीं होगी, किस तरह से कैलकुलेशन होगी। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो लिमिट की कैलकुलेशन है, कि इसमें लिमिट की कैलकुलेशन कैसे होगी। जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो बच्चे गलत कर देते हैं, हमें वो गलत नहीं करना, ठीक है। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होती है और वो गलत ही कर देते हैं, लिमिट की कैलकुलेशन वो गलत ही कर देते हैं, हमको नहीं करना गलत, ठीक है। हम अच्छे से समझेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम ना सिर्फ इन सारी डिडक्टेबल अलाउंसेस को रीड करेंगे, बल्कि हम एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल देखेंगे कि जिसमें सारी डिडक्टेबल अलाउंसेस आ रही होंगी, ताकि आपको पता लगे कि सब अगर एक साथ भी आ जाए तो भी लिमिट कैसे अप्लाई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास आपने मिस नहीं करनी है इंशाल्लाह, कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है, क्योंकि अब हमारा सफर आगे तेजी से बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। कोशिश करो साथ साथ क्लासेस ले लो, क्योंकि मुझे पता है कि ऑनलाइन क्लासेस ने हरामखोरी को बहुत बढ़ा दिया है, ठीक है। बच्चे कहते हैं कि सर क्या जरूरत है लाइव क्लास लेने की, रिकॉर्डेड ही देख लेंगे बाद में, लेकिन अगर आपने अभी नहीं देखा तो वो पायल अप होता चला जाएगा, बलून बन जाएगा, बम बन जाएगा, जो कि पेपर के दिन में, एग्जाम के दिन में ही फटेगा फिर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, टेक केयर लॉट। अगली क्लास में मुलाकात होती है, अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और अपने सारे टीचर्स को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।